अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स इन फील्ड ऑफ साइंस। इसमें हम 4 टॉपिक्स में 4 पार्ट्स में हम कवर करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे जाबिर बिन हयान एंड मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी के बारे में। उसके बाद मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी। उसके बाद अब्दुल कासिम अल ज़हरवी। उसके बाद इब्न सीना एंड इब्न नफ़ीस के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ सिलेक्टेड स्कॉलर्स हैं, सिलेक्टेड मेडिवल मुस्लिम साइंटिस्ट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले एक मिनट में पेन का यूज़ करूँ, हाइलाइटर यूज़ कर लेते हैं ताकि जो भी पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट हो सकें। पहले हम बात करेंगे जाबिर बिन हयान और मोहम्मद इब्न मूसा। इससे भी पहले हम ये टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन इससे भी पहले हमारे पास एक पीडीएफ है, हम उसी के हिसाब से सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक, पहले जैसे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे, जो कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स इन फील्ड ऑफ साइंस जो है 8th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी, इसमें जो लेसन नंबर 1 है वो फोकस्ड है जाबिर बिन हयान एंड मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी के बारे में। अब जो टॉपिक है उसमें पहले हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स पे जाएंगे, फिर जाबिर बिन हयान, उसके बारे में जाबिर बिन हयान के बारे में तकरीबन 4 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। उसके बाद मोहम्मद इब्न मूसा जो है उनके बारे में उनके बारे में 2 टॉपिक्स और हैं, तो फिर इसका सम अप करेंगे। तो इससे जो है हमारा एक पार्ट जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स जो है वो कवर होगा। तो पहले जाते हैं हम इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, जैसे कि जो मिडिवल एज, जिस टाइम पीरियड को जैसे हम 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी को मिडिवल पीरियड कहते हैं, तो उस टाइम पे जो क्या कहते हैं, यूरोप जो था उसे डार्क एज कंसिडर किया जाता है। कि अब जो जैसे सिटीज़ जो है लाइक बगदाद, दमेस्कस, सियारो, कॉर्डोवा, ये जो है ये ग्रेट सेंटर्स ऑफ लर्निंग सिविलाइजेशन मानी जाती थी उस टाइम पे। लेकिन एट द सेम पीरियड अगर हम बात करें यूरोप की, यूरोप जो है ये डार्क एज कंसिडर किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे जो मुस्लिम्स थे, मिडिवल सेंचुरी के जो मुस्लिम्स थे, उस टाइम पे जो मुस्लिम्स थे वो यूरोप को जो बैकवर्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, कैरी नो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस यूरोप के लिए समझा जाता था। तो इसे इररिलेवेंट जोन माना जाता था। तो वहाँ पे वजह क्या थी इसकी, यूरोप की बैकवर्डनेस की वजह क्या थी? क्योंकि वहाँ पे जो कैथोलिक चर्च था, वहाँ का यूरोप में जो कैथोलिक चर्च थे, तो उनका जो है उनका एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन था यूरोप में कैथोलिक चर्च का। तो उन्होंने अपने लोगों को, क्रिश्चियंस को यूरोप में कन्विंस किया कि मुसलमान जो है वो हमसे कमतर है, इनफिडेल्स है, और जिसकी वजह से यूरोपियंस की जो सोच है मुस्लिम्स को लेके, वो समझते थे कि मुसलमान जो है हमसे कल्चरली इन्फीरियर है। यूरोप समझता था कि जो मुसलमान्स हैं मिडिवल टाइम में वो हमसे इन्फीरियर है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यूरोप जो है उनको फ़ायदा नहीं मिल सका। जो नई साइंटिफिक डिस्कवरीज़ जो की मुसलमानों ने, उनका फ़ायदा इनको नहीं मिल सका। कब तक? 12th सेंचुरी तक। इसकी वजह से क्या हुआ कि बाकी सारा जो मिडल रीजन जो था उन्हें तो फ़ायदा मिला इन साइंटिफिक डिस्कवरीज़ का, लेकिन जो यूरोप है वो रहा डार्क एज में। एरिया जो जिसे हम कंसिडर करते हैं रीजन, चाइना से लेके स्पेन तक, वो इस्लामिक सिविलाइजेशन मानी जाती है। चाइना से लेके स्पेन तक वो तो ग्रो हुई, वो तो प्रॉस्पर हुई, लेकिन बाकी जो रीजन था यूरोप का वो क्या रहा? डार्क एज में रहा। तो आगे बात करते हैं जो क्रूसेडर्स थे। क्रूसेडर्स जो थे वो लिमिटेड इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शन बिटवीन मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस। ठीक, तो इनके जंगें हुई क्रूसेडर्स और मुसलमान के दरमियान, जिसकी वजह से जो मुस्लिम वर्ल्ड में जो एजुकेशनल बूम आ रहा था, वो उनकी नॉलेज वहाँ तक, यूरोप तक नहीं पहुँच सकी। तो अब एक स्कॉलर कह सकते हैं, ए लिविस,
वो कहते हैं कि जो क्रूसेडर्स जो थे वो उनको मैन ऑफ एक्शन कहा जाता है, ना कि मैन ऑफ लर्निंग। तो अब हम आगे जो बात करेंगे, जो कोर्डोवा, जैसे हमने शहरों का ज़िक्र किया था, बगदाद, दमस्कस, यारो, कोर्डोवा, ये ग्रेट सेंटर्स ऑफ लर्निंग सिविलाइजेशंस थी जो मुस्लिम्स की कंट्रोल में आती थी। अब कोर्डोवा जो है वो मुस्लिम स्पेन का उस टाइम पे कैपिटल कोर्डोवा सिटी का नाम था। तो इसकी क्या खासियत थी, ये कोर्डोवा जो शहर है ये सेंटर फॉर एडवांस सेंटर था किसके लिए, एडवांस नॉलेज एंड लर्निंग फॉर इंटायर यूरोप। कोर्डोवा में क्या, स्कॉलर्स जो है, स्टूडेंट्स वेरियस पार्ट्स से दुनिया की अलग अलग जगहों से आते थे, यूरोप से भी आते थे, कहाँ, कोर्डोवा पढ़ने के लिए। इतना इम्पोर्टेंट शहर था। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये इससे भी पता चल सकता है कि इस कोर्डोवा शहर की इम्पोर्टेंस क्या थी। अगर 9th सेंचुरी की बात की जाए, 9th सेंचुरी में 9th सेंचुरी में क्या है कि जो एक लाइब्रेरी थी कहाँ, यूरोप में, लार्जेस्ट लाइब्रेरी थी यूरोप में, नाम भी दिया है मोनेस्ट्री ऑफ सेंट गैल। तो इसमें 36 वॉल्यूम्स थी बुक्स की, लेकिन उसी टाइम पे कोर्डोवा में जो है कितनी बुक्स थी, 5 लाख बुक्स। ये कब की बात है, 9th सेंचुरी की बात है। इससे अंदाज़ा लग सकता है कि जब बुक्स की कलेक्शन इतनी ज़्यादा है तो वहाँ पे रिसर्च वगैरह का क्या रोल रहा होगा। जैसे अभी हम इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं, जैसे कि आइडिया ऑफ कॉलेज जो है, आइडिया ऑफ कॉलेज, ये जो कॉन्सेप्ट है ये मुसलमानों से ही लिया गया है, कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है। या जैसे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलेज जो है वो अपीयर हुआ है मुस्लिम वर्ल्ड में, कब, अराउंड लेट 7th to 8th सेंचुरी में। एट द सेम टाइम यूरोप में जो फर्स्ट कॉलेज बना है यूरोप में, ये मुस्लिम में हुआ है। कॉलेज की जो अपीयरेंस है वो 7th to 8th सेंचुरी में हुई है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम यूरोप की बात करें जो उस टाइम डार्क एज में था, लेकिन यूरोप में जो पहला कॉलेज जो बना है वो बना है अंडर द यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस या ऑक्सफोर्ड, और ऑक्सफोर्ड कब बना है, 13th सेंचुरी में। तो टाइम गैप हम देख सकते हैं। इसी के साथ जैसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर की भी बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर जो कॉलेज का था, यूरोपियन कॉलेज का है, वो एन इमिटेशन ऑफ पैटर्न ऑलरेडी वेज इन मुस्लिम टेरिटरीज। जो पहले से कॉन्सेप्ट था एक कॉलेज में कैसे पैटर्न रहेगा, कैसा एक और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, वहीं से लिया गया है यूरोपियन कॉलेज का जो फॉर्मेट है, इंटरनल फॉर्मेट। जैसे कि जैसे एक आइडिया है कॉलेज का, एक पैटर्न है ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, तो उनको क्या नाम, वो कॉन्सेप्ट जो है ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का कॉन्सेप्ट, जैसे कि मुस्लिम वर्ल्ड में उनको कहा जाता था साहिब, अब उन्होंने उसका नाम कर दिया ग्रेजुएट। जैसे अंडर ग्रेजुएट को कहते हैं मुतफ़िक, उसका नाम कर दिया अंडर ग्रेजुएट। तो ये सारी टर्म जो है ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, थोड़ा मैनिपुलेट करके नाम इनको चेंज किया। ये कहाँ से लिए है, इस्लामिक टर्म्स से। इसके बाद बगैर भी अगर हम बात करें कि मुस्लिम्स का कंट्रीब्यूशन रहा है इन द फील्ड ऑफ साइंस, वो बियॉन्ड हमारे स्कोप के बाहर है। हम वो पूरी डिटेल में बयान नहीं कर सकते कि मुसलमानों का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। तब भी हम कोशिश करेंगे कि मुसलमानों का कुछ सिलेक्टिव एंड लिमिटेड नंबर ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम, जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि मुसलमानों का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है पहले। अब इस जो ये जो मुस्लिम्स का जो कंट्रीब्यूशन है 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी में साइंस के फील्ड में, उसमें हम 4 चैप्टर्स में बात करेंगे। लेकिन जो पहला चैप्टर है उसमें हम 2 स्कॉलर्स के बारे में बात करेंगे, एक लाइफ ऑफ जाबिर बिन हयान और मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी। अब दोनों के बारे में पढ़ने के लिए हम थॉरोली इनकी कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, जो कब थी, बोथ मेडिवल मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में किन का कंट्रीब्यूशन था, जाबिर बिन हयान का। मैथमेटिक्स में किन का कंट्रीब्यूशन था, मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी का। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी आवाज़ धीरे है या फास्ट है तो आप भी उस हिसाब से इसकी स्पीड जो है, प्लेबैक स्पीड जो है वो एडजस्ट कर लें। अब आगे अगर हम पढ़ें जाबिर बिन हयान के बारे में, पहला जो स्कॉलर जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है जाबिर बिन हयान। अब जाबिर बिन हयान के बारे में अब हम खाली उन मेन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे जो ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो जाबिर बिन हयान जो है, इनको कहते हैं गैबर ऑफ द मिडल एजेस। इनका नाम गैबर ऑफ द मिडल एजेस, ठीक, ये इनका पूरा नाम है।
अबू मूसा जाबिर इब्न हयान अल अज़दी। ठीक, ये कुफा में पैदा हुए थे, मतलब कुफा में इनका नाम ये मशहूर हो गया था और ये अराउंड 9th सेंचुरी में इनकी डेथ हो गई थी। तो इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री। अब फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों बोलेंगे, उस पे भी डिटेल्ड है इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल कि इन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है केमिस्ट्री में। जैसे हम बात करें इनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में, अगर हम बात करेंगे इनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में, अगर ये देखा जाए जैसे कि ये इनकी जो है ट्रांसलेटेड बुक्स का वर्जन है, इन्होंने काफ़ी सारी राइटिंग्स लिखी है केमिस्ट्री पे। जैसे इनकी बुक्स जो थी अरबिक में, तो उनको ट्रांसलेट करके नाम अलग दिया है, जैसे द बुक ऑफ किंगडम, द लिटिल बुक ऑफ बैलेंसेस, द बुक ऑफ कंसंट्रेशन, द बुक ऑफ ईस्टर्न मरकरी वगैरह। अराउंड यहाँ पे कहा गया है कि तकरीबन 100 बुक्स ऑन केमिस्ट्री लिखी है इन्होंने, जाबिर बिन हयान ने, जिसमें इन्होंने क्या किया है, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन पे काम मतलब लिखा है, डिस्क्राइब किया है, इवापोरेशन के बारे में लिखा है, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में लिखा है, इवन सब्लिमेशन के बारे में भी लिखा है। ये तो हो गया, ये इन्होंने कहा है। लेकिन इतना ही नहीं, इन्होंने मॉडिफाई, इन्होंने अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, इन्होंने मॉडिफाई और करेक्ट किया एरिस्टोटेलियन थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ मेटल्स। जो पुराना एक कॉन्सेप्ट था एरिस्टोटल का, उसको इन्होंने मॉडिफाई किया और करेक्ट करके बताया कि मेटल की कॉन्स्टेंट जो है, मेटल कैसे बना, किन चीज़ों से बना होगा। अब इन्होंने क्या कहा, ही रिवाइज्ड एवरीथिंग इज मेड ऑफ फायर वाटर एंड अर्थ। इन्होंने क्या कहा कि जो भी चीज़ें दुनिया में है वो फायर, अर्थ और वाटर से और एयर, 4 चीज़ों से बनी है। इन्होंने कहा कि दैट दीज 4 एलिमेंट्स कंबाइंड, पहले इन्होंने कहा कि मरकरी और सल्फर जो है वो पहले बना, फिर मरकरी और सल्फर पहले बना इन 4 चीज़ों से मिलके, फिर मरकरी और सल्फर अलग अलग कंपोजिशन में, वेरियस कंपोजिशंस में मिलके इन्होंने ऑल मेटल्स आर फॉर्मड, बाकी सारे जो भी मेटल्स है वो इनकी कंपोजिशन से बनी। यहाँ ये चीज़ें तो अब इसमें मेन पॉइंट्स और क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक ये हुआ, अब हम आगे देखते हैं और इन्होंने क्या कहा। और इनका एक जिस पे काम कर रहे थे, इनको लगता था कि एक आइडियल प्रोपोर्शन होगा जो हमें मिल सकता है, जिस पे हम गोल्ड बना सकते हैं। किसकी आइडियल कंपोजिशन, मरकरी और सल्फर को अगर हम कंबाइन करें तो एक आइडियल कंपोजिशन पे क्या गोल्ड भी बन सकता है। ठीक, इस थ्योरी को वाइडली अडॉप्ट किया गया, चेंज भी किया गया और इसको फैलाया भी गया इसकी थ्योरी को, जिसने इन्फ्लुएंस किया कहाँ, किस पे, अर्ली केमिस्ट्री पे। ठीक, यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी है। और भी जो कंट्रीब्यूशन है जाबिर की, वो जैसे कि जहाँ पे लिखा है रिफाइनमेंट ऑफ मेटल्स पे इन्होंने काम किया है, रिफाइनमेंट ऑफ मेटल्स पे काम किया है, प्रिपरेशन ऑफ स्टील पे काम किया है, डाइंग ऑफ क्लॉथ पे काम किया है, लेदर पे, वार्निश टू वाटर प्रूफ क्लॉथ पे काम किया है, प्रोटेक्ट आयरन, ठीक, यूज़ ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड डाइऑक्साइड इन ग्लास मेकिंग, यूज़ ऑफ आयरन पायरेट्स इन गोल्ड राइटिंग, डिस्टिलेशन ऑफ विनेगर टू कंसनट्रेट एसिटिक एसिड। ये अलग अलग पॉइंट्स में जब आप लिखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। इन्होंने एक्वा रिया को भी डेवलप किया, जो किस लिए लगता है, ताकि गोल्ड को डिजोल्व किया जाए पहले। अब इनकी ग्रेट डिस्कवरीज में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आ गई इसमें। तो हम और भी अगर देखना चाहें, अब मैं आपको और बताऊं, जैसे कि हमने पढ़ा, इन्होंने काफ़ी टर्म्स दी हैं, जैसे अल्कली, जो इनमें साइंटिफिक सिविल टेक्निकल टर्म्स जो दी है जाविद ने, अल्कली जो अभी भी इस्तेमाल होती है। जो भी इन्होंने ट्रांसलेट, जो इनकी किताबें हैं केमिस्ट्री पे, वो वी आर पॉपुलर इन यूरोप फॉर सेवरल, हिज बुक्स वे आर पॉपुलर इन यूरोप फॉर सेवरल ईयर सेंचुरीज एंड है इन्फ्लुएंस्ड एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये इनका जो मतलब तरीका था एक्सपेरिमेंट्स का, ये जो एम्फेसिस देते थे ज़्यादातर, ध्यान जो इस पे ज़्यादा बात करते थे कि सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए। और इनका इसकी वजह से इनको क्या है, इनकी कंट्रीब्यूशंस की वजह से इनको क्या रिगार्ड किया जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। तो ये
फ़िलहाल के लिए हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। आगे जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट